फ्यूचर माइनर्स। तो कैसी चल रही है तैयारी आपकी एग्ज़ाम की, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज हमारा जो चैप्टर है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 2, जो कि है रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, हमने तो ऐसे OSH रूल में पहले पढ़ा है रजिस्ट्रेशन, तो आज हम लोग कोड में भी देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 3 में। सेक्शन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? एवरी एम्प्लॉयर ऑफ एनी एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, विच कम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, to which this code apply, shall within 16 days from the date of applicability of this code make on electronic application to the registering officer appointed by the appropriate government for registering of such establishment। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भी एम्प्लॉयर, मतलब हर कोई भी एम्प्लॉयर जो होगा इस्टेब्लिशमेंट का, वो इस कोड के आने के बाद, ठीक है, 60 दिनों के अंदर आपका रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास जाके, जो भी आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का होगा, इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, रजिस्टर करवाएगा अपना एस्टेब्लिशमेंट को। ठीक है, तो बस इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी रजिस्ट्रेशन कितने दिनों के अंदर होता है, तो ये याद रखना है 60 दिन के अंदर। और कौन करता है इसको रजिस्ट्रेशन? तो ये रजिस्ट्रिंग ऑफिसर करता है। और रजिस्ट्रिंग ऑफिसर कौन होगा? उसको अपॉइंट किया जाएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो बस वही लिखा हुआ है इसमें कि रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि रजिस्ट्रेशन जो होगा कोड के आने के बाद, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है टू विच दिस कोड अप्लाई, ठीक है, जिसपे ये कोड अप्लाई होगा विद इन 16 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कोड, मतलब कि 60 दिनों के अंदर उसको अपना रजिस्टर करवाना होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है प्रोवाइडेड डेट द रजिस्टरिंग ऑफिसर में एक्सेप्ट द एप्लीकेशन इवन आफ्टर एक्सपायरिंग ऑफ सच पीरियड ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब लेट फी। ठीक है, लेट फी के केस में आपका लेट फी अगर हो जाएगा, उस केस में भी आपका रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, वही इसमें लिखा हुआ है। अगला आते हैं सेक्शन 3(2), लिखा हुआ है एवरी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1। ठीक है, सबसेक्शन 1 आपका ये वाला था। ठीक है, देखिए ये आपका सबसेक्शन 1 है। इसमें लिखा हुआ है कि एवरी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी सबमिटेड टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर। जितना भी आपका एप्लीकेशन होगा सबसेक्शन 1 में, वो सबमिट किसके द्वारा होगा? रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा होगा। ठीक है, और वो एक प्रिस्क्राइब मैनर में होगा, मतलब एक पार्टिकुलर फॉर्मेट होगा उसका। ठीक है, and form containing required particular including information relating to the employment of interested migrant worker along with the prescribed fee। जो भी आपका एप्लीकेशन होगा ना, तो उसमें आपका एम्प्लॉयज़ का डिटेल्स होगा। जो भी इंटरेस्टेड माइग्रेंट वर्कर होंगे, कल मैंने आपको बताया था इंटरेस्टेड माइग्रेंट वर्कर कौन होता है, तो उनका डिटेल होगा। और वो एक और उसमें फ़ी भी प्रिस्क्राइब होगा कि कितना फ़ी है और क्या भी डिटेल्स है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो भी आपका एप्लीकेशन होगा वो रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा सबमिट लिया जाएगा। ठीक है, और वो एक प्रिस्क्राइब मैनर और फॉर्म में होगा जिसमें सारा बेसिक डिटेल्स दिया रहेगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्टेड माइग्रेंट वर्कर एंड फीस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपना अगला में 3 नंबर। आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है, सबसेक्शन 1 में एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद द रजिस्टरिंग ऑफिसर सेल रजिस्टर द एस्टेब्लिशमेंट एंड इशू electronic certificate of registration to the employer in prescribed form, time, condition and as prescribed by the central government। तो गाइस इसमें वही बोल रहा है कि रजिस्टरिंग ऑफिसर जो होगा वो आपका रजिस्टर होने के बाद, स्टेबलाइजमेंट का रजिस्टर हो गया, उसके बाद वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली होगा। आपको मैंने बताया था कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किस फॉर्म में आता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किस फॉर्म में आता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि रजिस्टरिंग ऑफिसर जो होगा वो आपका सर्टिफिकेट इशू करेगा इलेक्ट्रॉनिकली, और उस सर्टिफिकेट में आपका जो भी फॉर्म टाइप और कंडीशन होगा वो सारा मेंशन रहेगा, और वो सारा प्रिस्क्राइब गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब प्रिस्क्राइब किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब देखिए अगला आते हैं प्रोवाइडेड दैट if the registering officer failed to register the establishment or failed to entertain the application within prescribed period। ठीक है, अगर जो भी आपका रजिस्टरिंग ऑफिसर होगा वो अगर, लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब पीरियड, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसमें उसको रजिस्टरिंग ऑफिसर को रजिस्टर करना पड़ता है। अगर वो वैसा करने में असफल रहा, मतलब फेल रहा, ठीक है, तब क्या होगा? देन द एस्टेब्लिशमेंट सेल बी डीम टू हैव बीन रजिस्टर ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो फिर वो जो भी आपका एस्टेब्लिशमेंट होगा वो ऑटो रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाएगा अंडर दिस कोड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेल बी ऑटो जनरेटेड। और साथ ही साथ आपका जो भी रजिस्ट्रिंग सर्टिफिकेट होगा वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा अगर आपका रजिस्टरिंग ऑफिसर फेल हो गया रजिस्टर करने में। तो
आगे लिखा हुआ है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सच फेलियर सेल बी ऑन रजिस्टरिंग ऑफिसर, और इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका किसका होगा, रजिस्टरिंग ऑफिसर का होगा अगर वो फेल हो गया रजिस्टर करने में तो, ठीक है, वो लिखा हुआ है। अब आते हैं आपका अगला पॉइंट पे, लिखा हुआ है इफ एनी चेंज अकर आफ्टर रजिस्ट्रेशन इन ओनरशिप मैनेजमेंट और पार्टिकुलर रेफर इन सब सेक्शन 2। लिखा हुआ है अगर रजिस्ट्रेशन में कोई भी चेंजेस हुआ, जैसे ओनरशिप मतलब मालिक का नाम ही चेंज किया या फिर मैनेजमेंट का या फिर कुछ भी पार्टिकुलर चेंज हुआ, तो वो सारा किस में आएगा आपका, सब सेक्शन 2 में। तब क्या लिखा हुआ है, तब द एम्प्लॉयर सेल इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्म द रजिस्टरिंग ऑफिसर विद इन 16 डेज, ठीक है। उस केस में जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा ना, वो 60 दिनों के अंदर आपका रजिस्टरिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा इसके बारे में, मतलब प्रिस्क्राइब फॉर्म के बारे में कि हाँ, यहाँ पे आपका मालिक का नाम बदल गया है या मैनेजमेंट का नाम बदल गया है। तो ये याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, विद इन हाउ मेनी डेज एम्प्लॉयर सेल इन्फॉर्म द रजिस्टरिंग ऑफिसर फॉर चेंज इन ओनरशिप या मैनेजमेंट या पार्टिकुलर, ठीक है। तो आपको याद रखना है विद इन 13 डेज। लिखा हुआ है देन देयर आफ्टर द रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल मेक अमेंडमेंट इन द रजिस्टरिंग सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिकली इन अ प्रिस्क्राइब मैनर टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर इन अ प्रिस्क्राइब मैनर, ठीक है। लिखा हुआ है जो भी आपका रजिस्टरिंग ऑफिसर होगा वो आपका अमेंडमेंट जो भी बनाएगा उसमें रजिस्टर सर्टिफिकेट में इलेक्ट्रॉनिकली प्रिस्क्राइब मैनर रजिस्ट्रेशन इन प्रिस्क्राइब मैनर, मतलब वही लिखा हुआ है कि रजिस्टर ऑफिसर जो भी होगा वो आपका सारा कुछ फिर चेंज करेगा उसका, अगर आपने उसका 30 दिनों के अंदर आप मैनेजमेंट या फिर जो भी नाम वाम चेंज करवाना चाहेंगे तो उसी के बारे में लिखा हुआ है, तो उसका भी एक पार्टिकुलर मैनर में वो करेगा और उसका भी सर्टिफिकेट इशू करेगा फिर। अब आते हैं अगला पॉइंट में, द एम्प्लॉयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट सेल विद इन 13 डेज ऑफ क्लोजिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। लिखा हुआ है जो भी एस्टेब्लिशमेंट क्लोज होगा 30 दिनों के अंदर, उसके बाद उसमें कुछ कुछ करना है। क्या लिखा हुआ है कि इन्फॉर्म द क्लोजिंग ऑफ सच एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयर होगा ना, अगर माइंस को या फिर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट को बंद कर रहे हैं तो 30 दिन के अंदर, ठीक है, आपको इन्फॉर्म करना है क्लोजिंग का, मतलब कि हाँ आप बंद करने वाले हैं तो 30 दिनों के अंदर, ऐसा नहीं है कि 30 दिन से कम समय हो, 30 दिनों के अंदर आपको इन्फॉर्म करना है। मतलब कि जैसे आप 30 तारीख को बंद करने वाले हैं तो आपको 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में उसको इन्फॉर्म करना है कि हाँ, हम अपना एस्टेब्लिशमेंट बंद करने वाले हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ है, सर्टिफाई पेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज टू द वर्कर एम्प्लॉय इन सच एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। आपको जो ये भी मतलब वेरीफाई करना है कि जितना भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, वर्कर काम कर रहा है, उनको उनका सारा पेमेंट क्लियर हो। बिना पेमेंट क्लियर किए आप कंपनी बंद नहीं कर सकते हैं, वही लिखा हुआ है। आफ्टर रिसीविंग सच इन्फॉर्मेशन एंड सर्टिफिकेट the registering officer shall remove the establishment from the register maintained by him and cancel the registering सर्टिफिकेट विद इन 16 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जो भी आपका रजिस्टरिंग ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, आपका एस्टेब्लिशमेंट को मतलब एस्टेब्लिशमेंट का नाम जो भी मेंटेन होगा रजिस्टर में उसको वो हटा देगा और कैंसिल कर देगा रजिस्टरिंग सर्टिफिकेट। और ये सब पूरा काम कितने दिनों के अंदर होगा, विद इन 16 डेज, ठीक है। जो भी आपका रिसिप्ट मिल जाएगा, रिसिप्ट मिलने के 60 दिनों के अंदर, ठीक है, आपका ये सारा काम वो कर देगा कि आपका कंपनी का नाम हटा देगा रजिस्टर में से और आपको इशू कर देगा कैंसिल सर्टिफिकेट, मतलब कैंसिलेशन सर्टिफिकेट एक तरह से। आगे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड डेट इफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर फेल टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर जो भी होगा आपका वो क्या बोलते हैं, अगर ये ऑफिसर है इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, रजिस्टरिंग ऑफिसर जो भी आपका रजिस्टरिंग ऑफिसर होगा वो अगर ऐसा करने में सफल नहीं रहा तो फिर क्या होगा, विद इन 16 डेज, ठीक है, 60 दिनों के अंदर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेल टू बी डीम टू हैव बीन कैंसिल ऑटोमेटिकली अंडर दिस कोड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड एंड कैंसिलेशन सर्टिफिकेट सेल बी ऑटो जनरेटेड। इसमें भी वही बोल रहा है कि अगर आप का रजिस्टरिंग ऑफिसर ऐसा करने में सफल नहीं रहा तो फिर 60 दिनों के अंदर, ठीक है, आपका ऑटोमेटिक इसको कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका कैंसिलेशन सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट हो जाएगा फिर उस केस में, ठीक है। वही है कि सिंपल सा है कि अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर कर दिया तो ठीक है, और नहीं तो 60 दिनों के अंदर ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब डेट याद रखिएगा कि कितना दिनों के अंदर, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी डेज द रजिस्टरिंग ऑफिसर, इफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर फेल टू कैंसिल द रजिस्टरिंग सर्टिफिकेट देन हाउ मेनी डेज इट सेल बी ऑटो जनरेटेड, ठीक है। तो आपको बताना है विद इन 16 डेज, 60 दिनों के अंदर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सच फेलियर सेल बी ऑन रजिस्टरिंग ऑफिसर, इसका पूरा जिम्मेदारी आपका किसका होगा, रजिस्टरिंग ऑफिसर का होगा। इफ द एम्प्लॉयर if an employer of an establishment have obtained registration by
presentation or suppression of any material or fact have obtained registration fraudulently in any manner, then registration become useless or ineffective to run the establishment। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका क्या बोलते हैं फेलियर का, फेलियर होने का क्या क्या कारण है। जो भी रजिस्ट्रेशन है अगर उसमें कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि माइंस से और माइंस में आपको दिखाया गया कि हाँ हम सेफ्टी का सारा ध्यान रखे हैं और आप वहाँ सेफ्टी का वैसा कुछ ध्यान ही नहीं रखा हुआ है, तो उस केस में आपका क्या बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका सप्रेशन ऑफ एनी मटेरियल। ठीक है, अब माइंस में आपको सेफ्टी इक्विपमेंट आपको सब पर्सन जितना भी पर्सन एम्प्लॉय है उनके लिए लिमिटेड अमाउंट में रखा जाना चाहिए। ठीक है, और उसमें रखा नहीं गया है मटेरियल को, सप्रेस किया गया, दबाया गया मटेरियल को, लेकिन आपने रजिस्टरिंग ऑफिसर को बोल रहा है कि हाँ हमने सारा मटेरियल अवेलेबल करवा दिया, तो उस केस में आपका फिर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है हैव ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन फ्रॉडेंटली, अगर आपने फ्रॉड करके रजिस्ट्रेशन करवाया है उस मैनर में भी आपका रजिस्ट्रेशन जो है यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, और आप इनएक्टिवली रन द एस्टेब्लिशमेंट, फिर आप अपना एस्टेब्लिशमेंट को रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इन केस ऑफ क्लोज वन। ठीक है, ये है आपका क्लोज वन, सच मिस रिप्रेजेंटेशन एंड सप्रेशन शैल बी ट्रीटेड एज कंट्रावेक्शन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। ठीक है, कंट्रावेक्शन का मतलब होता है एक तरह से उल्लंघन। ठीक है, लिखा हुआ है कि सब क्लोज वन में अगर आपने ऐसा मिस रिप्रेजेंटेशन या सप्रेशन किया तो इसको उल्लंघन माना जाएगा किसका, प्रोविजन ऑफ द कोड का। ठीक है, और इसको प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 94 विदाउट अफेक्टिंग द रजिस्ट्रेशन एंड रनिंग ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। तो वही लिखा हुआ है कि इसको अगर आपने ऐसा कुछ किया तो इसको उल्लंघन माना जाएगा और ये सेक्शन 94 में आता है। ठीक है, अब आते हैं सब क्लोज बी में। क्लोज बी में क्या लिखा हुआ है, ये है क्लोज बी। ठीक है, द रजिस्टरिंग ऑफिसर सेल में रिवोक द रजिस्ट्रेशन आफ्टर गिविंग द एम्प्लॉयर ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हियर्ड। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ऐसा नहीं कि तुरंत आपका रजिस्टर कैंसिल कर लेगा, उसको पता भी चल गया कि अगर हाँ आपने फ्रॉड किया है तो वो एक बार सुनेगा आपका अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वही लिखा है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, फिर आपको अपना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उसको देना पड़ेगा कि आपने ऐसा फिर क्यों किया। ठीक है, तो वही दिया हुआ है। आगे लिखा है द प्रोसेस ऑफ रेवोकेशन शैल बी कम्प्लीटेड विद इन 16 डेज। ठीक है, जो भी आपका रेवोकेशन का प्रोसेस होगा वो आपका 60 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट सच फैक्ट कम टू द नोटिस ऑफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर। आगे लिखा हुआ है नो एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट हु हैव रजिस्टर्ड द एस्टेब्लिशमेंट अंडर दिस सेक्शन और हैव फाइल appeal under section 4 against cancellation or revocation registration or whose appeal has been dismissed shall employ any employee in this settlement। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि अगर आपका मतलब कि रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट आप अपना ये नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप उसके लिए अपील कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 4 में have filed an appeal, have not filed an appeal in section 4 against cancellation or revocation of registration whose appeal has been dismissed unemployed। ठीक है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन देखिए, अगर आपका यहाँ पर रिवोकेशन अगर आपका प्रोसेस जो रिवोकेशन का आपका कंप्लीट हो जाता है 60 दिनों के अंदर, ठीक है, उसके बाद आप अपना कोई भी एम्प्लॉय को, ठीक है, काम पे नहीं रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वही भी कि हुज अपील हैज़ बीन डिसमिस सेल एम्प्लॉय एनी अपील इन एस्टेब्लिशमेंट। अगर आपका एस्टेब्लिशमेंट है, आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो फिर उस केस में आप थोड़ी है कि अपना एम्प्लॉय को आप काम करवाइएगा, फिर आपके पास कोई बेसिस नहीं बचता कि आप एम्प्लॉय को काम कराइएगा और आप उसके लिए अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में नीचे लिखा हुआ है कि अपील के बारे में कि अपील आप कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन एग्री बाय एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 3, जो भी आपका सेक्शन 3 में ऑर्डर दिया गया है, ठीक है, आप मे फाइल एन अपील विद इन 13 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर इज कम्यूटेड टू हिम। ठीक है, लिखा हुआ है वही कि जब भी आपको ऑर्डर मिला, ठीक है, मान लीजिए आपको अपील ऑर्डर मिल गया और यहाँ से कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो आप 30 दिनों के अंदर उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं जब आपको लेटर मिला या फिर ऑर्डर मिला। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डेट विद इन 13 डेज। ठीक है, अपील कर सकते हैं कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, 30 दिन के बाद अपील नहीं कर सकते हैं। और जो अपील करेगा आप वो एपिलेट ऑफिसर को कीजिएगा। ठीक है, और वो अपीलेट ऑफिसर किसका होगा, आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का होगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगा उसी के द्वारा आपका अपीलेट ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। फिर लिखा है प्रोवाइडेड डेट अपीलेट ऑफिसर, अपीलेट ऑफिसर क्या करेगा, मैं एंटरटेन द अपील आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 days इफ सेटिस्फाई द सफिशिएंट कॉज प्रिवेंट द अपीलियंट फ्रॉम फिलिंग अपील विद इन द टाइम। ठीक है, इसमें वही लिखा हुआ है कि जो अपीलेट ऑफिसर होगा ना,
आपके 30 दिनों के अंदर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज़ वो आपका इसका फैसला सुना देगा और इसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपको उससे पहले बता देगा अपील का, ठीक है? तो वही लिखा हुआ है कि 30 दिनों के अंदर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज़, ये याद रखिएगा, 30 दिनों के अंदर एपीलेट ऑफिसर इसका आपका सुनवाई करके आपका सारा कुछ बता देगा कि हाँ, आपका एस्टेब्लिशमेंट खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, बस वही लिखा हुआ है। अब आते हैं आपका अगला पॉइंट पे, लिखा हुआ है ऑन रिसिप्ट ऑफ अपील अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है? जो भी आपका रिसिप्ट होगा अपील का सबसेक्शन 1 में, एपीलेट ऑफिसर शैल प्रोवाइड ऑन अपॉर्च्युनिटी ऑफ हियरिंग, तो एपीलेट ऑफिसर जो भी होगा वो आपको एक अपॉर्च्युनिटी देगा सुनने का, ठीक है? कि हाँ, आप बताइए कि क्या रीज़न है, क्या रहा, ठीक है? हियरिंग ऑफ अपीलेंट एंड डिस्पोज द अपील विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अपील, ठीक है? तो वही लिखा हुआ है इसमें भी कि आपका रिसिप्ट मिलने के, ठीक है, 30 दिनों के अंदर आपका रजिस्ट्रिंग ऑफिसर आपका हियरिंग लेगा, मतलब सुनेगा सारा कुछ और फिर आपका उसका फैसला सुनाएगा। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग कि बस वही है कि अपीलेट ऑफिसर आपको अपॉर्च्युनिटी देगा कि हाँ, आप अपना बात रखिए और फिर 30 दिनों के अंदर एक्सपायरी होने का मतलब कि जब उसको इन्फॉर्मेशन मिला, मतलब कि जब अपील किया गया उसके 30 दिनों के अंदर वो उसका फैसला सुनाएगा और बता देगा कि हाँ, आपका स्टूडेंट खुलना चाहिए कि नहीं, बस उसी को दिया हुआ है। अब आते हैं अगला पॉइंट पे, नोटिस बाय एम्प्लॉयर ऑफ कमेंसमेंट एंड सेसेशन ऑफ ऑपरेशन, ठीक है? आपका जो भी नोटिस होगा एम्प्लॉयर, नोटिस बाय एम्प्लॉयर, ठीक है? जो भी एम्प्लॉयर के द्वारा नोटिस होगा कमेंसमेंट या सेसेशन ऑफ ऑपरेशन, ठीक है? आपका क्वेश्चन है कि नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सेसेशन एंड ऑपरेशन किस फॉर्म में आता है, ठीक है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? किस फॉर्म में आता है? ऑप्शन दे देते हैं 5, 6, 7 या 8, ठीक है? यही चारों ऑप्शन है, कमेंट करके बताइएगा कि नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑन सेसेशन ऑफ ऑपरेशन किस में आता है, ठीक है? याद रखिएगा ऑपरेशन का पूछ रहा है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, नो एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट बीइंग फैक्ट्री or mines shall commence operation of any industry, trade, manufacture or occupation without sending notice of such purpose in a prescribed form and manner to the prescribed authority within the prescribed time। लिखा हुआ है कि कभी मतलब कोई भी एम्प्लॉयर, ठीक है, मतलब एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाएगा किसी फैक्ट्री या माइंस को, ठीक है, विदाउट इन्फॉर्म किए हुए, ठीक है, देखिए लिखा है विदाउट सेंडिंग इन नोटिस, बिना इन्फॉर्म किए, बिना नोटिस भेजे हुए, प्रिस्क्राइब फॉर्म या मैनर में किसको, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को, ठीक है? मतलब कि कोई भी कंपनी या माइंस रन नहीं होगा बिना इन्फॉर्म किए हुए। ऐसा नहीं कि आपका मन है तो चलिए हम फैक्ट्री खोल देते हैं, माइंस खोल सकते हैं, नहीं, इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि जो भी माइन या फैक्ट्री होगा उसको ओपन करने से पहले एक प्रॉपर नोटिस भेजा जाएगा, किसको? प्रॉपर नोटिस भेजा जाएगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को और प्रिस्क्राइब टाइम में, मतलब वो सारा चीज़ आपका दिया हुआ रहेगा, किस फॉर्म में भेजना है, किसको भेजना है और कब भेजना है, ठीक है? द एम्प्लॉयर सेल इंटीमेट सेसेशन ऑफ सच ऑपरेशन टू द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी इन अ प्रिस्क्राइब मैनर, जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा, ठीक है, वो ऑल्सो क्या लिखा है, सेसेशन ऑफ सच ऑपरेशन, मतलब कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो उसका प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को प्रिस्क्राइब मैनर में वो इसको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है? आगे लिखा हुआ है नोटिस ऑफ इंटीमेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, जो भी आपका नोटिस भेजा जाएगा या इंटीमेशन भेजा जाएगा वो सबसेक्शन 1 में, मतलब इसमें भेजने का नोटिस भेजा जाएगा वो आपका इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाएगा, ठीक है? मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भेजा जाएगा, मतलब ऑनलाइन भेजा जाएगा, एक तरह से समझिए, ठीक है? तो वही दिया हुआ है इसमें, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हुआ और अब हम लोग इसका एक टेस्ट लगाएँगे, ठीक है? तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।